हाय एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर विथ आर एल ई लोड। आर एल ई लोड मतलब डीसी मोटर। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो रेक्टिफायर में आज हम लोग करने जा रहे हैं सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ आर एल ई लोड। आर एल ई लोड मतलब हुआ डीसी मोटर ना, जानते हो ना ये आर एल ई लोड मतलब डीसी मोटर। तो दोनों करेंगे हम लोग, कंटिन्यूअस भी और डिसकंटिन्यूअस मोड। चलिए पहले हम लोग करने जा रहे हैं डिसकंटिन्यूअस मोड। देखो यही है सर्किट डायग्राम, यही जो लोड है यही लोड, इसी को ना बोलते हैं लोड। क्या है? लोड है यहाँ पे आर एल ई। आर एल ई लोड है। यहाँ पे क्या है? एसी इनपुट। क्या है एसी इनपुट? ना बोलो जोर से। ये एसी इनपुट है और यहाँ पे क्या मिलता है आपको? डीसी आउटपुट। सब जानता है तुम, पहले तुम लोग को पढ़ाया गया है ये सब। अब ये सर्किट डायग्राम कैसे काम करेगा वो हम लोग समझेंगे। चलिए सबको इरेज करके बुआ। चलो सबसे पहले ये बताओ, हम लोग करने जा रहे हैं डिसकंटिन्यूअस मोड। डिसकंटिन्यूअस मोड का मतलब यही ना जानते हो कि लोड में करंट का वैल्यू जीरो होगा। लोड में करंट का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। कभी ना कभी इसका वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। उसी को बोलते हैं क्या? डिसकंटिन्यूअस मोड। कैसे जीरो होगा वो भी समझेंगे। डिसकंटिन्यूअस मोड का मतलब लोड में करंट का वैल्यू कभी ना कभी जीरो होगा। यहाँ यहाँ करंट का वैल्यू आई का वैल्यू कभी ना कभी जीरो होगा, तो उसी को बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस मोड। चलो वो आप समझते हैं कि ये सर्किट डायग्राम कैसे काम करेगा। सबसे पहले यहाँ जो सप्लाई है इसका नाम दे रहे हैं वी एस। यहाँ पे जो ई है इसका वैल्यू ले रहे हैं 10 वोल्ट। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना। अब ये इसका वैल्यू मान के चल रहे हैं, इसका वैल्यू कितना? 20 साइन ओमेगा टी का वैल्यू हम लोग मान लिए हैं कि 20 साइन ओमेगा टी है। यहाँ पे 20 क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ना, वी एम ना। बोलो हाँ। अब समझते हैं कि ये सर्किट डायग्राम कैसे काम करेगा। सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर इस लोड में, अगर ये लोड है, लोड क्या है आपका? आर एल ई है ना। अगर इस लोड में करंट का वैल्यू, यहाँ जो करंट फ्लो करेगा इसका वैल्यू अगर जीरो है, मतलब इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो हम यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज जानना चाह रहे हैं। यहाँ सी नाम दिए हैं और यहाँ पे डी। तो बी सी डी का वैल्यू कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज कितना होगा जब यहाँ पे करंट का वैल्यू जीरो है तब? चलो देखते हैं। जब करंट का वैल्यू जीरो है तो यहाँ का वोल्टेज कितना? आई गुना आर। आई का वैल्यू जीरो तो जीरो गुना आर। जीरो गुना आर मतलब जीरो वोल्ट। यहाँ का वोल्टेज कितना? जीरो। कब? जब करंट का वैल्यू जीरो है तब। उसी तरीके से यहाँ का वोल्टेज कितना? आई यहाँ पे भी आई गुना इसका रिएक्टेंस। इंडक्टर है तो इसका रिएक्टेंस कितना? आई गुना इंडक्टर का रिएक्टेंस जानते हो ना, एक्स एल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो गुना एक्स एल। वैल्यू कितना? जीरो वोल्ट। मतलब यहाँ भी जीरो वोल्ट। यहाँ पे कितना? यहाँ पे ये करंट पर डिपेंड नहीं ना करेगा। यहाँ पे वोल्टेज कितना? 10 वोल्ट। मतलब बी से सॉरी सी से डी तक का वोल्टेज कितना? यहाँ आ गया जीरो, प्लस यहाँ का वोल्टेज जीरो, प्लस यहाँ का वोल्टेज कितना? 10। मतलब सी से डी तक का वोल्टेज, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज कितना? 10 वोल्ट होगा ना। यहाँ का जो वोल्टेज होगा वही यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज होगा। कब? जब करंट का वैल्यू जीरो होगा तब। वी सी डी को तुम वी सी माइनस सी डी लिखते हैं ना, पढ़ाया गया है ना पहले आपको। अगर इस टर्मिनल को अगर हम ग्राउंड कर दे, ग्राउंड करने का मतलब हुआ क्या? जीरो वोल्ट। अगर यहाँ का वैल्यू अगर हम जीरो वोल्ट कर गए इसमें, क्या होगा? वी सी या माइनस जीरो इक्वल टू 10। तो यहाँ वी सी का वैल्यू कितना? 10 वोल्ट। मतलब अगर इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा तो यहाँ का वोल्टेज 10 वोल्ट होगा। ये समझ में आपको आया या नहीं? जब यहाँ का वोल्टेज 10 वोल्ट तो यहाँ का भी वोल्टेज 10, यहाँ का भी वोल्टेज 10। नहीं, अरे कोई लाइन कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बीच में नहीं है। तो अगर यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 ही ना मिलेगा हमको। यहाँ भी 10 मिलेगा। मतलब अगर इस थायरिस्टर को T1 को अगर हमको फॉरवर्ड बायस करना है, T1 को अगर हमको फॉरवर्ड बायस करना है, तो यहाँ पे कैथोड को मिला है 10 वोल्ट।
तो यहाँ 10 वोल्ट से ज़्यादा मिलेगा तब ना ये फॉरवर्ड बायस होगा। बोलो जोर से। जैसे अगर कोई थायरिस्टर है बुआ, देखो आप ध्यान से देखो सब बताया गया है पहले तुमको। ये है कैथोड और ये क्या है एनोड और ये है गेट यहाँ पे। तो अगर इस थायरिस्टर को फॉरवर्ड बायस करना है तो अगर यहाँ 10 वोल्ट तुमको मिल रहा है, देख लो यहाँ 10 वोल्ट मिल रहा है पॉजिटिव में, यहाँ 10 वोल्ट से ज़्यादा दोगे तब ना। जैसे 11 वोल्ट देंगे, 11 किलो वोल्ट नहीं दे रहे हैं बुआ, 11 वोल्ट, 11 वोल्ट, 12 वोल्ट, 13 वोल्ट, 14 वोल्ट देंगे तब ना ये फॉरवर्ड बायस होगा। मतलब 10 से ज़्यादा ना यहाँ वोल्टेज रखना होगा। तो वही कंसेप्ट इसमें यूज करेंगे कि यहाँ का वोल्टेज 10 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए। 10 वोल्ट से यहाँ का वोल्टेज ज़्यादा होगा तभी ये फॉरवर्ड बायस होगा। उसी कंसेप्ट पे अभी हम लोग इसका वेवफॉर्म बनाएंगे। देखो वह यही हमारा सर्किट डायग्राम है। अब समझते हैं कि काम कैसे करेगा। जब यहाँ पे करंट नहीं फ्लो होगा, आई का वैल्यू 0 होगा, इसका वैल्यू कितना लिए हैं आप 10 वोल्ट ना। तो जब यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा तो यहाँ 10 वोल्ट आएगा। इसमें कोई दिक्कत तकलीफ पेट दर्द माथा दर्द कुछ भी नहीं ना। चलिए ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है। 0 से पाई के बीच में यहाँ क्या प्लस साइन, तो यहाँ भी प्लस और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस। अगर ये 10 वोल्ट नहीं रहता तो आपका T1 और T1 और T2 हो जाता फॉरवर्ड बायस। कब? जब ये 10 वोल्ट नहीं रहता तब। लेकिन यहाँ पे 10 वोल्ट है तो अब करना क्या होगा, यहाँ पे जब तक 10 वोल्ट से ज़्यादा आएगा नहीं, ग्रेटर देन 10 वोल्ट जब तक आएगा नहीं, ये T1 फॉरवर्ड बायस होगा नहीं। देखो कन्फर्म है। तो ये जो सप्लाई वोल्टेज है अब हम चेक करेंगे कि 0 से पाई के बीच में ये कब 10 वोल्ट से ज़्यादा होता है, वो हम चेक करेंगे। क्योंकि हमको यहाँ 10 वोल्ट से ज़्यादा चाहिए, तो हम 0 से पाई के बीच में चेक करेंगे कि हमारा सप्लाई कब 10 वोल्ट से ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू होता है 180। ये तुम बचपन में पढ़ा था नहीं, नर्सरी में पढ़ा था कि पाई का वैल्यू होता है 180। देखो तो यहाँ पे 0 है, यहाँ 180 है, तो बीच में कहीं 130 होगा। बोलो हाँ जोर से, थोड़े 30 होगा, बीच में कहीं 30 होगा ना बुआ। यहाँ पे 30 पे अगर ओमेगा टी का वैल्यू 30 डिग्री लोगे तो वी एच का वैल्यू कितना आएगा, 30 डिग्री इसमें पुट कर दिए, वी एच का वैल्यू कितना 10 वोल्ट। मतलब ये वाला वैल्यू कितना है 10 वोल्ट। 10 वोल्ट का एक लाइन ड्रॉ करो तो पहले यहाँ पे 10 वोल्ट का एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। हो गया, ये वैल्यू कितना है 10 वोल्ट। और आप ओमेगा टी का वैल्यू 30 डिग्री लेंगे तो हमको मिलेगा 10 वोल्ट। अगर आप लेंगे 29 तो वैल्यू कितना आ रहा है 9.6, 10 से कम। मतलब अगर ओमेगा टी का वैल्यू 29 लोगे तो यहाँ वैल्यू कितना मिलेगा, बोलो यहाँ जोर से, यहाँ वैल्यू कितना आएगा 9.6 वोल्ट ना। देख लो यहाँ पे निकाले हैं, साइन 29 का वैल्यू 0.48 का यहाँ आया 9.6। 28 पे निकाले 9.4। देखो 30 यहाँ है, 29 यहाँ ना होगा बुआ, 28 यहाँ ना होगा, 27 यहाँ ना होगा। तो मतलब अगर ओमेगा टी का वैल्यू 30 डिग्री से कम लोगे तो यहाँ वोल्टेज आएगा 10 वोल्ट से कम। कभी भी ये थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस नहीं हो पाएगा। तो आपको वोल्टेज क्या लेना होगा 10 वोल्ट से ज़्यादा, मतलब ओमेगा टी का वैल्यू 30 डिग्री से ज़्यादा। अगर तुम ओमेगा टी का वैल्यू अगर हम 31 डिग्री लेंगे, ओमेगा टी का वैल्यू अगर 31 डिग्री लोगे कितना होगा, वी एस इक्वल टू कितना होगा 30 गुना साइन 31 होगा। और साइन 31 का वैल्यू चेक करो कैलकुलेटर में कितना आता है, कितना आएगा 20 का गुना साइन 31 का वैल्यू चेक करना है कैलकुलेटर में, ये आता है 0.51। मतलब ये कितना आ जाएगा 10.2 वोल्ट। 10 यहाँ 10 है तो यहाँ 10 से ज़्यादा हो गया ना, बोलो जोर से, यहाँ कितना हो गया 10.2 वोल्ट। मतलब अगर 21 डिग्री पे यहाँ है 30 डिग्री बुआ, ये है 30 डिग्री, 21 डिग्री पे क्या होगा 10 से ज़्यादा हो जाएगा। तो आपका थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस कब होगा, जब ओमेगा टी का वैल्यू आप 30 डिग्री से ज़्यादा लेंगे तब यहाँ पे फॉरवर्ड बायस होगा। उसी तरीके से यहाँ 0 है, यहाँ 30 है, 30 डिग्री का गैप, तो यहाँ पाई है बुआ, तो यहाँ से 30 डिग्री पीछे आओ,
मतलब यहाँ होगा 150। साइन अगर 150 तुम चेक करोगे, साइन 150 अगर चेक करोगे, तो इसका वैल्यू भी आता है 0.5। मतलब यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, 10 वोल्ट मिलेगा। लेकिन जैसे ही साइन 151 पे जाओगे, 151 पे देखो निकाल दिए हैं वैल्यू, 151 मतलब 150 के बाद वैल्यू 10 से कम हो जाएगा, तो फिर आपका क्या होगा, ट्रांजिस्टर रिवर्स बायस हो जाएगा। 152 पे भी निकाले हैं, 9.4 आ रहा है। मतलब आपका यही इंटरवल में, इसी इंटरवल में आपका T1 और T2 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। समझ में आया आपको? बोलो जोर से। इसी इंटरवल में, कौन सा इंटरवल, 30 डिग्री से लेकर के 150 डिग्री तक आपका क्या होगा, यहाँ पे 10 वोल्ट से ज्यादा मिलेगा, तभी आपका T1 T2 फॉरवर्ड बायस होगा। अब बात करते हैं T3 और T4 कब फॉरवर्ड बायस होगा। देखो हुआ T1 T2 आपका फॉरवर्ड बायस कब हुआ, 30 डिग्री से लेकर के 150 डिग्री तक। अब हमको बात करना है कि T3 और T4 कब फॉरवर्ड बायस होगा। चलो सबसे पहले सप्लाई का नाम दे रहे हैं, जैसे तुम्हारा नाम होगा ना, वैसे इसका नाम दे रहे हैं यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। सप्लाई जो है वी एस क्या है, बी साइन ओमेगा टी है ना, इसका वो नाम दिए हैं, क्या नाम दिए हैं, टी ए बी। देख लो, ए से बी। जब T1 T2 ऑन होता है तो यहाँ पे ए और यहाँ पे बी आता है, आप जानते हैं, बोलो जोर से हाँ। यहाँ पे जब T1 T2 ऑन होता है, जब T1 T2 ऑन होगा तो यहाँ पे आएगा ए और यहाँ पे आएगा बी। यहाँ जो होता है वही यहाँ पे आता है, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी आता है। जब T3 और T4 ऑन होता है तो आपको याद होगा कि अगर यहाँ ए है, सप्लाई है, यहाँ ए है तो यहाँ पे आता है बी। जोर से बोलो एकदम। अगर यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो जब T3 और T4 ये और ये ऑन होगा तो यहाँ बी है तो ये बी यहाँ पे आता है, और यहाँ ए है तो यहाँ पे ए आता है। याद है आपको, और ये पढ़ाया गया है ये, बोलो जोर से। मतलब जब T3 T4 ऑन होगा तो यहाँ ए है तो यहाँ पे ए आता है, और यहाँ बी है तो यहाँ पे बी आता है। मतलब जब T3 और T4 ऑन होगा तो ये सप्लाई वोल्टेज का जो वेवफॉर्म है वो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। याद है ना आपको? तो हमको जब T3 और T4 के लिए काम करेंगे तो सबसे पहले सप्लाई वोल्टेज को क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। तो कर दे, चलिए कर देते हैं इसको। देखो बुआ, यही हमारा वेबफॉर्म है, किसका है, बी ए का वेबफॉर्म है। ये जो देख रहे हो, रेड वाला जो वेबफॉर्म देख रहे हो वो किसका है, टी ए बी का है। जब आप T3 और T4 को ऑन करेंगे तो आप ये ब्लैक वाला जो वेबफॉर्म है उसके काम करेंगे। तो अब तुम ही सोचो कि T3 और T4 कब ऑन होगा, ये वाले रेंज में ऑन होगा, यही वाले रेंज में ऑन होगा ना। तो यहाँ भी गैप जो होगा यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना होगा, 30 डिग्री का गैप होगा। मतलब यहाँ 180, तो यहाँ कितना, 180 में 30 जोड़ेंगे, 180 में 30 जोड़ेंगे कितना आएगा, 210। अरे इसमें 30 जोड़ोगे 210 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, 210 आएगा। यहाँ पे वैल्यू कितना होगा बुआ, यहाँ है कितना, 2 पाई, 2 पाई का वैल्यू कितना, 360 ना। उसमें 30 कम कर दो इधर, यहाँ पे वैल्यू कितना, 330 ना। मतलब ये वाले इंटरवल में आपका T3 और T4 ऑन होगा। तो T3 T4 कब ऑन होगा, जल्दी बोलो अब। T3 और T4 ऑन कब होगा, कब ऑन होगा, यहाँ कितना है, 210 से लेकर के कहाँ तक, 330 तक। यही इंटरवल में आपका T3 T4 ऑन होगा। फिर क्या होगा, T1 T2 ऑन होगा। T1 T2 फिर कब ऑन होगा, T1 T2 अब अगला इंटरवल में यहाँ पे, यहाँ है 360, यहाँ कितना, 390, 390 से लेकर के कहाँ तक, यहाँ कितना है, 18 के 540, उसमें कम करो। मतलब ये वाले इंटरवल में क्या होगा, T1 T2 ऑन होगा, कितना, 510। समझ में आया आपको? कौन से इंटरवल में कौन सा थैरिस्टर ऑन होगा वो समझ में आया। चलिए एक चीज और बताना है आपको, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे बोले बुआ कि ये 10 वोल्ट होगा और वी एस का वैल्यू कितना लिए, 30 साइन ओमेगा टी लिए, और यहाँ है ई का वैल्यू है
10 वोल्ट, तो तुम कह रहे हो ना कि 30 डिग्री के बाद हमारा क्या होगा, T1 T2 ऑन होगा। लेकिन अगर एग्जाम में आपको Vx का वैल्यू दे देगा Vm sin ओमेगा t और E का वैल्यू E देगा, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देगा, तो आपसे ये वाला एंगल पूछेगा। यहाँ तो बड़ा आसान था ना, तो कैसे निकाले थे, 30 डिग्री कैसे आया था? तो हम जानते हो क्या किए थे, 30 sin ओमेगा t इक्वल टू 10 किए थे और ओमेगा टी का वैल्यू निकाल लिए थे। कैसे आएगा देख लो, 10/20 यही ना आया, और यहाँ पे साइन इनवर्स निकाले तो हमको ओमेगा टी का वैल्यू आया 30 डिग्री। वैसे ही अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देगा तो दोनों को बराबर कर दोगे, तो यहाँ से ओमेगा टी का वैल्यू कितना आएगा, साइन इनवर्स टी अपॉन पी एम। और ये जो ओमेगा टी होता है ना बुआ, इसको बुक में नाम देता है थीटा 1। थीटा 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स टी अपॉन पी एम। और बोलता ये है कि हमारा जो थायरिस्टर T1 T2 ऑन होगा, वो एंगल जो होगा वो थीटा 1 से बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे थीटा 1 कितना था, 30 डिग्री ना, तो वहाँ बुक में लिखा रहता है कि हमारा ये जो थायरिस्टर T1 या T2 जो ऑन होगा, एंगल थीटा 1 से बड़ा होगा, तब फॉरवर्ड बायस होगा। तो समझ में आया आपको? अब चलिए इसका वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं। चलिए वो हम लोग वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपका T1 T2 कब ऑन होगा, ये आपका ऑन होगा 30 डिग्री से लेकर के 150 डिग्री तक ये फॉरवर्ड बायस होता है। कौन, T1 T2। इसको जब गेट देंगे तो ऑन होगा, लेकिन इतना ही इंटरवल में गेट दे सकते हैं आप। 30 डिग्री के पहले, 30 डिग्री के पहले क्या ये ऑन होगा, तो इसका आंसर है नहीं, ये ऑन नहीं होगा। जब ये ऑन नहीं होगा तो यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या, 0। जब करंट का वैल्यू 0, तो यहाँ पे नाम दे दो C और यहाँ पे नाम दे दो D। VCG का वैल्यू कितना, VCG का ही मांग रहे हैं V0 आउटपुट वोल्टेज, इसका वैल्यू कितना, 10 वोल्ट ना, बताए थे ना। यहाँ का वोल्टेज 0, यहाँ का 0 और यहाँ का 10, तो यहाँ से यहाँ का क्या, 0 प्लस 0 प्लस 10, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज कितना, 10। देखो हम ड्रॉ कर रहे हैं वेव फॉर्म। 30 डिग्री के पहले, 30 डिग्री के पहले वोल्टेज कितना मिला आपको, 10 वोल्ट, और लोड में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, करंट का वैल्यू 0 हो गया। कब, 30 डिग्री के पहले। अब आओ, क्या 30 डिग्री पे आपका T1 T2 ऑन हो गया, तो इसका आंसर है नहीं, का आंसर है नहीं ना। T1 T2 जो है आपका फॉरवर्ड बायस हुआ 30 डिग्री से लेकर के 150 तक, तो इसको गेट देंगे तब ना ये ऑन होगा। इसको हम गेट दे रहे हैं बउआ, मान लेते हैं इसको गेट दिए IG, इसको जो गेट देते हैं उसका क्या नाम देते हो, IG ना, इसको इरेज कर लो। तो जब गेट कब दोगे, इसको गेट दिए हम मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू 40 डिग्री पे, आपका 30 डिग्री पे ये फॉरवर्ड बायस हो गया ना दोनों, तो हम इसको अब गेट दिए कितना, 10 डिग्री का हम आराम कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, अल्फा इक्वल टू 40 डिग्री पे इसको गेट दिए। मतलब 30 से 40 तक ये फॉरवर्ड बायस तो है, लेकिन इसको गेट नहीं मिला है, तब भी ये ऑन नहीं होगा, तब भी ये ऑन नहीं होगा। तो देखो यहाँ 30 है, यहाँ पे है 40, मान लेते हैं यहाँ है 40, यहाँ से ड्रॉ कर लो। 30 से 40 तक आपका थायरिस्टर काहे ऑन नहीं हुआ बुआ, काहे कि उसको गेट नहीं मिला है। जब गेट नहीं मिला है तो ये ऑन नहीं हुआ है, तब भी तो करंट का वैल्यू यहाँ 0 है। जब करंट का वैल्यू 0 है तब भी यहाँ पे क्या मिलता रहेगा आपको, 10 वोल्ट। और ये वाला वैल्यू जो है ये क्या है, अल्फा, यही है फायरिंग एंगल। अल्फा क्या है, फायरिंग एंगल। मतलब 30 से 40 डिग्री तक आपका क्या हुआ, T1 T2 फॉरवर्ड बायस तो है, लेकिन गेट नहीं मिला तो ऑन नहीं हुआ। ऑन नहीं हुआ तो यहाँ पे करंट का वैल्यू 0, तो यहाँ पे वोल्टेज अभी भी क्या मिलता रहेगा हमको, 10 वोल्ट, और करंट का वैल्यू 30 से 40। ये है आपका 30 डिग्री का बुआ ये वाला, और ये कितना है 40। देखो अभी भी करंट का वैल्यू क्या है, 0 है। जैसे ही 40 पे ये इसको गेट मिलेगा तब क्या होगा, आपका T1 T2 क्या होगा, ऑन हो जाएगा। चलो इसको इरेज करो, 40 पे आपका क्या हुआ, T1 T2 ऑन हो गया। अल्फा इक्वल टू 40 पे आपका क्या हुआ, T1 T2 ऑन हो गया। जैसे ये ऑन होगा तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट में हो जाएगा ये और ये। जैसे ये शॉर्ट होगा बाबू तो यहाँ ए, तो यहाँ भी ए, यहाँ ए, तो शॉर्ट हो गया तो यहाँ ए, यहाँ बी, तो यहाँ पे बी,
और ये शॉर्ट हो गया है 40 पे, तो यहाँ भी बी, बोलो यहाँ भी बी, मतलब आउटपुट वोल्टेज में यहाँ पे V0 क्या होगा? VAB के बराबर ना हो जाएगा। देख लो, यहाँ है कितना? ये है 40, यही है आपका 40। 40 के बाद VAB यही ना है, 40 के बाद VAB यही ना है। आउटपुट में क्या मिलेगा? VAB के बराबर 40 के बाद देखो, ये वाला वेवफॉर्म बना रहे हैं। यहाँ 150 का लाइन ड्रॉ कर लो। यहाँ पे 150 का ये लाइन कितना है? ये वाला कितना है बुआ? 150 ना। देखो, यहाँ से यहाँ तक आए, 25 ड्रॉ करो। ये वाला वेवफॉर्म ड्रॉ करना है आपको। हो गया? अब क्या होगा? अब इंडक्टर का करंट क्या होगा वो ध्यान से देखो। सबसे पहले जब T1 T2 ऑन हुआ तो आपका करंट कैसे फ्लो करेगा आप जानते हैं, बताया गया है पहले। T1 T2 का करंट का डायरेक्शन दिखा लो, ऐसे यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो होगा। पहले बताया गया है ना, इन सब बोलो जोर से। यहाँ पे ऐसे करंट फ्लो करेगा, बोलो हाँ। तो देखो 40 डिग्री पे, 40 डिग्री पे ना ये करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। तो इंडक्टर है यहाँ पे लगा हुआ, तो इंडक्टर ये कहेगा 40 के पहले मेरे में करंट था 0, 40 के बाद ये करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो ये करंट 0 से बढ़ेगा। मेरा प्रॉपर्टी है कि अगर मेरे में करंट पहले 0 है तो करंट तुरंत चेंज नहीं होगा, वो करंट जो फ्लो होगा वो 0 से बढ़ेगा। देखो 40 के बाद करंट जो है इंडक्टर का वो 0 से बढ़ना स्टार्ट होगा, ऐसे ऐसे। जैसे ही 40 के बाद इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो करंट 0 से धीरे धीरे बढ़ेगा। 150 पे क्या होना चाहेगा? T1 T2 कहेगा इंडक्टर से कि अब हम 150 के बाद ये 10 वोल्ट के कारण हम होने जा रहे हैं रिवर्स बायस। इंडक्टर कहेगा 150 पे मेरे में करंट थोड़ा बहुत फ्लो हो रहा है, देखो यहाँ थोड़ा बहुत करंट है मेरे में। तुम कैसे रिवर्स बायस होके तुरंत ऑफ नहीं ना हो पाओगे, क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी है कि मेरे में करंट अगर थोड़ा बहुत फ्लो हो रहा है तो वो हम तुरंत 0 नहीं कर सकते। बात को समझो तुम। मतलब थायरिस्टर को 150 के बाद भी ऑन रहना पड़ेगा ड्यू टू इंडक्टर, क्योंकि इंडक्टर का थोड़ा बहुत करंट 150 पे फ्लो हो रहा था। तो 150 के बाद इंडक्टर इसको थोड़ा बहुत टाइम के लिए ऑन करके रखेगा अपना करंट को 0 करने के लिए। 150 के बाद तो कीमत की कोई रिवर्स बायस हो रहा था, तो इंडक्टर का करंट उस समय थोड़ा बहुत करंट था, देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत करंट है। तो इंडक्टर इस दोनों को ऑन करके रखेगा अपना करंट को 0 करने के लिए। तो मान लेते हैं कि इंडक्टर को अपना करंट 0 करने में कितना डिग्री का टाइम लगता है वो हम मान के चल रहे हैं। इसको अपना करंट 0 करने में मान लीजिए कि बीता, इसको अपना करंट 0 करने में मान लेते हैं कि 35 डिग्री का टाइम लगता है, सॉरी बीता नहीं, इंडक्टर को अपना करंट 0 करने में 35 डिग्री का टाइम लगता है, ये हम मान के चले हैं। इंडक्टर को अपना करंट 0 करने में 35 डिग्री का टाइम लगता है, मतलब 150 के बाद 35 डिग्री तक इंडक्टर T1 T2 को ऑन करके रखेगा जबरदस्ती। और जबरदस्ती कैसे ऑन करता है? ये क्या करता है अपना पोलैरिटी को चेंज करके T1 T2 को क्या करता है फॉरवर्ड बायस कर देता है। अपना पोलैरिटी को चेंज करके T1 T2 को फॉरवर्ड बायस कर देता है और 35 डिग्री तक ये ऑन रखेगा अपना करंट को 0 करने के लिए। जैसे ही ये ऑन होगा तो ये दोनों रहेगा शॉर्ट, और दोनों रहेगा शॉर्ट तो यहाँ आउटपुट में क्या मिलेगा? यहाँ जो है वही यहाँ मिलता रहेगा आउटपुट वोल्टेज में। तो 150 से ले करके 35 डिग्री तक ये अपना करंट को करेगा 0। 150 में 35 जोड़ो, कितना आएगा? 185। देखो बुआ वेवफॉर्म बना रहे हैं 150 से लेकर के 150 सॉरी 150 में 35 जोड़ेंगे 185 तक, मतलब 150 से लेकर के 185 तक आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे क्या मिलेगा? VAB यहाँ जो है वही यहाँ मिलेगा। तो वेवफॉर्म बनाने जा रहे हैं, देखो ये है 150, ये है आपका 180, 185 यही होगा। तो यहाँ से यहाँ तक VAB है क्या? यही ना है, देख लो यही बना रहे। यहाँ आपका 180 है ना, यहाँ देखो ध्यान से देखो, यहाँ यही हमारा क्या हुआ? आउटपुट वोल्टेज हुआ है
यहाँ पे 40, यहाँ पे 150, तो 40 से 150 तक आपका T1 T2 क्या रहा? फर्क बैठ रहा। 150 से लेकर 185 तक इंडक्टर के कारण ये ऑन हुआ, जबरदस्ती ऑन किया गया इंडक्टर के द्वारा। तो जब T1 T2 ऑन होगा तो यहाँ जो रहेगा वही यहाँ पे मिलेगा आउटपुट में। देखो ये मिला, ये जो वेवफॉर्म जो मिला है ना आपको, देखो इसको हाइलाइट कर रहे हैं हम। ये वाला जो वेवफॉर्म मिला है ना, ये जो मिला है, ये ड्यू टू इंडक्टर, ड्यू टू इंडक्टर, इंडक्टर के कारण मिला है ये। जब इसी इंटरवल में क्या करेगा इंडक्टर? अपना करंट को ज़ीरो करेगा। देखो ये है, यहाँ है, ये वाला करंट देखो, करंट को लेकर के आगे यहाँ पे ज़ीरो कर दिए। मतलब इंडक्टर का करंट का वेवफॉर्म ये होगा। समझ में आया? चलो बुआ, अब हम लोग करने जा रहे हैं T3 और T4 के लिए। T3 T4 कब फॉरवर्ड बैक होगा? 210 से लेकर के 210 से लेकर के कहाँ तक? 330 तक। तो जब T1 T2 जब फॉरवर्ड बैच हुआ था, T1 T2 याद है ना कब फॉरवर्ड बैच हुआ था? 30 से लेकर के कहाँ तक? 150 तक ना, बोलो जोर से। तो लेकिन गेट कब दिए थे? 40 पे दिए थे नहीं, 40 पे दिए थे ना। मतलब 30 डिग्री के बाद 10 डिग्री का गैप लिए थे। तो यहाँ भी 10 डिग्री का गैप लेना होगा आपको। मतलब T3 और T4 को गेट कब मिलेगा इसको? कब मिलेगा? तो 30 पे। अरे जैसे यहाँ पे 30 था ना, तो अल्फा ये है 40, तो 10 इसमें जोड़े तब ना 40 हुआ। तो वैसे ही 210 में 10 जोड़ेंगे तब ना 220 होगा। यहाँ है 210, 220 यहाँ पे, बोलो जोर से। देखो 220 यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं बुआ। तो यहाँ पे 185 है, याद है ना? ये है 220। 220 पे जब जैसे ही इसको गेट मिलेगा, किसको? T3 T4 को, तो यहाँ पे क्या मिलता है? स्कॉट हो जाता है ना ये और ये। तो यहाँ देखो, यहाँ बी, तो यहाँ बी, यहाँ बी, तो यहाँ बी ना, और यहाँ पे क्या? ए, तो यहाँ ए, तो यहाँ पे भी ए। मतलब यहाँ भी बी ए मिलता है, तो यही ना बी बी ए का वेवफॉर्म है। देखो यहाँ से यहाँ तक हमको, यहाँ से यहाँ तक क्या मिलेगा? 185 से लेकर के 185 से लेकर के 220 तक, 185 से 220 तक क्या इसमें करंट फ्लो हो रहा है? आई का वैल्यू है 0, करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या मिलेगा? ई मिलेगा, और ई का वैल्यू कितना है? 10 वोल्ट। कब से कब तक मिलेगा? 185 से लेकर के 220 तक। ये है 185, और यहाँ है क्या? 220। देखो यहाँ से यहाँ तक हमको क्या मिलेगा? यहाँ से यहाँ तक ई। ध्यान से देखो, वेवफॉर्म है, थोड़ा समझना होगा इसको। यहाँ है, यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ हमको क्या मिलेगा? ई मिलेगा। अब उसके बाद फिर क्या मिलेगा? 220 के बाद क्या मिलेगा बुआ? 220 के बाद हमको ये वाला वेवफॉर्म मिलेगा ना, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से ड्रॉ करो 330 तक। उसके बाद तो फिर इंडक्टर आएगा ही, अभी काहे घबरा रहे हो? यहाँ से देखो, यहाँ से हमको मिला ऐसा। अब क्या होगा? यहाँ पे इंडक्टर फिर वही काम करेगा, 35 डिग्री का टाइम मिलेगा अपने करंट को जीरो करने में। देखो यहाँ से यहाँ तक करंट क्या होगा? फ्लो नहीं होगा। ध्यान से देखो हम, 185 से लेकर के 220 तक करंट का वैल्यू जीरो है, देख लो। फिर क्या होगा? करंट धीरे धीरे बढ़ेगा जीरो से। यहाँ पे 330 पे जैसे ही आएगा, तो ये T3 T4 कहेगा हमको हो जा रहे हैं रिवर्स बायस। इंडक्टर कहेगा हमको 35 डिग्री का टाइम दो अपना करंट को जीरो करने में। कितना होगा? 330 में अगर हम 35 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 365। तो यहाँ है 360, यहाँ है क्या? यहाँ है क्या? 365। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो 365 का, यहाँ से देख लो, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हो रहा है। जब T3 T4 ऑन रहेगा तो यहाँ पे क्या मिलता रहेगा आपको? 35 डिग्री के लिए आपका इंडक्टर T3 T4 को जबरदस्ती ऑन करेगा, फॉरवर्ड बायस करेगा, पोलैरिटी चेंज करके इंडक्टर अपना। तो क्या करेगा? यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? VBA मिलेगा ना। तो VBA यही है बुआ, देख लो 35 डिग्री के लिए यही ना है, यही ना है। देख लो यहाँ से मिल रहा है हमको VBA, देखो बना रहे हैं ध्यान से 35 डिग्री के लिए। और ये वाला जो वेवफॉर्म मिला आपको, ये वाला जो वेवफॉर्म मिला ड्यू टू इंडक्टर। देखो इसमें करंट इंडक्टर क्या है? अपना करंट को जीरो करेगा।
करंट को 0 किया। फिर वैसे ही क्या होगा फिर T1 T2 ऑन होगा, फिर इंडक्टर अपना करंट को 0 करेगा, 35 डिग्री का टाइम लेगा। यहाँ पे बीटा का वैल्यू कितना हुआ? बीटा का वैल्यू, बीटा मतलब एक्सटिंक्शन एंगल, जानते हैं ना आप? एक्सटिंक्शन एंगल। बीटा का वैल्यू हुआ कितना? तो बीटा का वैल्यू हुआ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना? 185 डिग्री हुआ। 185, 35 डिग्री का टाइम लिया 150 के बाद इंडक्टर अपना करंट 0 करने के लिए, लेकिन बीटा का वैल्यू यहाँ से यहाँ पूरे इंटरवल को बोलते हैं बीटा। तो बीटा का वैल्यू कितना हुआ? 185। इसको डिसकंटिन्यूअस मोड का बोल रहे हैं, क्या कि देख लो लोड में करंट का वैल्यू 185 के बाद 220 तक क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो अगर लोड में करंट का वैल्यू किसी भी इंटरवल में अगर 0 हो जाए तो उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस मोड। देखो बुआ, यही हमारा डिसकंटिन्यूअस मोड का वेवफॉर्म है। यहाँ पे थीटा 1 का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री है ना, और अल्फा कितना है? 40 डिग्री। देख लीजिए, थीटा 1 के पहले क्या होगा? हमको ई मिलेगा। देख लो यहाँ, यहाँ गेट दिए हैं कब? 40 डिग्री पे गेट दिए हैं, 40 डिग्री पे गेट दिए हैं कि 40 डिग्री पे गेट दिए हो, जैसे ही गेट दोगे तो यहाँ से ये जो सप्लाई है यही ना हमको मिलेगा। देख लो यही सप्लाई हमको मिल रहा है। अब उसके बाद ये थीटा 2 कितना है? 150 है, याद है ना? 150 के बाद देखो इंडक्टर में थोड़ा बहुत करंट बचा हुआ है, तो इंडक्टर क्या करेगा? अपना करंट को 0 करेगा। तो 150 के बाद ये जो वेवफॉर्म मिल रहा है, ये वाला, ये जो वेवफॉर्म क्या मिल रहा है? ड्यू टू एल इंडक्टर के कारण। और उसमें क्या कर रहा है? इंडक्टर अपना करंट का वैल्यू को 0 कर रहा है। देख लो कब तक किया है? हम लिए हैं 35 डिग्री का टाइम ना, तो ये टाइम इंटरवल कितना? 185। फिर क्या होगा? 185 से लेकर के 220 तक लोड में करंट का वैल्यू होगा 0, लोड में करंट का वैल्यू होगा 0। देख लो 0, जब करंट का वैल्यू 0 होगा तो वहाँ पे क्या मिलेगा? ई मिलेगा। देखो ई मिल रहा है। उसके बाद क्या होगा? फिर ये और ये ऑन हो जाएगा। जैसे ये ऑन होगा आपका क्या मिलेगा? ये ना मिलता है, यहाँ पे बनाया हुआ नहीं है, बना दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ये मिलेगा सप्लाई में, ये ना मिलेगा। देखो ये मिल रहा है। ओ सॉरी, बनाओ। अब उसके बाद क्या होगा? ये वाला क्या होगा? ड्यू टू इंडक्टर, ड्यू टू इंडक्टर। देखो ड्यू टू इंडक्टर ये क्या होगा? अपने करंट को 0 करेगा। फिर यहाँ पे क्या? इतने टाइम के लिए 0 रहेगा तो ये मिलता रहेगा। तो यही हमारा क्या है? डिसकंटिन्यूअस मोड का वेवफॉर्म है। अगर इसका टाइम पीरियड चेक करोगे ना बुआ, इसका टाइम पीरियड कितना आएगा? टाइम पीरियड कितना? पाई। देखो बुआ, तुमको हम बताए हैं कि 0 से लेकर के 40 तक ई मिलेगा, हम बताए हैं ना ये। लेकिन यहाँ पे वेवफॉर्म में देखो, यहाँ पे नीचे ये बनाया हुआ है, नहीं बनाया हुआ है, तो बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि ये कैसे आया। आपका मन है तो आप एग्जाम में यही बनाएंगे, 0 से 40 तक ई, और 0 से 40 तक आपका करंट का वैल्यू क्या है? 0। बुक में ये क्यों बनाया हुआ है वो भी समझा दे रहे हैं, क्योंकि ये पीरियोडिक सिग्नल है। देखो अगर तुम इसको और इसको देखो, इसको और इसको देखो, इस दोनों वेवफॉर्म को, इसको भी देखो, तो हो क्या रहा है कि ये वाली लाइन के बाद ये एक बड़ा-सा लाइन है, और उसके बाद नीचे है ये। यहाँ भी ध्यान से देखो, बड़ा-सा लाइन है, उसके बाद ये क्या है? नीचे है। यहाँ भी वैसे ही है, बड़ा-सा लाइन है, उसके बाद नीचे है। तो यहाँ भी क्या करता है? बड़ा-सा लाइन है एक नीचे, और उसके बाद ये बनाता है। तुम्हारा मन है तो ऐसे बना सकते हो बाद में, नहीं मन है तो छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है इसको बनाने का ऐसे। तुम 0 से 40 तक तुम ई ही बनाओ, 0 से 40 तक ई, और यहाँ करंट का वैल्यू को क्या करो? 0 शो करो। ये पीरियोडिक सिग्नल है, इसलिए ये कहता क्या है कि हमारा वेव फॉर्म माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट आ रहा है। तो इधर वाला नेगेटिव पोर्शन वाला है, उसको हम नहीं दिखाए हैं। तो वहाँ पे जो माइनस इन्फिनाइट पे जो वेव फॉर्म स्टार्ट हुआ होगा ना, वहाँ पे हम ई लिए होंगे। हम 0 से इन्फिनाइट में ये दिखा रहे हैं, इसीलिए ये बनाता है। तुम्हारा मन है तो ऐसे बनाओ, मन नहीं है तुम यही बनाओगे एग्ज़ाम में, दोनों सही है। लेकिन ये प्रायोगिक सिग्नल है, इसलिए इसको ऐसे बनाता है वो। एवरेज आउटपुट वोल्टेज ये फ़ॉर्मूला है, यहाँ पे चेक करिएगा आप। यहाँ पे क्या है? टाइम पीरियड का वैल्यू कितना है? पाई है। टाइम पीरियड का वैल्यू कितना है? पाई है। यहाँ टी का वैल्यू पाई पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन जो 0 से पाई है, उसका हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन ना, अल्फ़ा से पाई प्लस अल्फ़ा। कोई दिक्कत? देखो यहाँ भी गैप पाई का ही है, यहाँ भी गैप पाई का ही होगा। यहाँ देखो ना, यहाँ घटाओ,
पाई माइनस 0, पाई का गैप, यहाँ भी गैप कितना है? पाई प्लस अल्फा माइनस अल्फा, पाई का गैप। तो आप यहाँ से यहाँ इंटीग्रेशन करो, यहाँ से यहाँ करो, बात तो एक ही है। तो कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि ये पीरियोडिक सिग्नल है। तो अल्फा से लेकर के बीटा तक, अल्फा यहाँ लिख लो बुआ, ये है अल्फा, अल्फा से बीटा तक आपका क्या है? T0 जो है VAB के बराबर है, मतलब Vm sin ओमेगा टी प्लस सॉरी बीटा से लेकर के पाई प्लस अल्फा तक आपका वैल्यू क्या है? ई है। देख लो, यहाँ है बीटा और अगला पाई प्लस अल्फा, यहाँ तो क्या वैल्यू है? ई है। दोनों को पुट करके हम लोग एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकाल लेंगे। देखो बुआ, यहाँ पे एवरेज आउटपुट वोल्टेज आपका निकाल दिया गया है अल्फा से बीटा तक कैलकुलेशन करके, और ये यही आया है। चलिए अब करते हैं कंटिन्यूअस मोड। चलिए अब हम लोग करने जा रहे हैं कंटिन्यूअस मोड। देखो बुआ, कंटिन्यूअस मोड में आई का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब लोड में करंट का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। तो उसी को बोलते हैं क्या? कंटिन्यूअस मोड। सबसे पहले ये देखो, T1 T2 ऑन होगा या T3 T4 ऑन होगा, लोड में करंट का डायरेक्शन वही रहता है, तो पहले भी आपको पता है। अब चलिए देखते हैं कंटिन्यूअस मोड में होगा क्या। सबसे पहले डिसकंटिन्यूअस मोड किए तो आपका इंडक्टर को अपना करंट 0 करने में 35 डिग्री का टाइम लग रहा था। तो हो क्या रहा था कि 150 से लेकर के 35 डिग्री तक, मतलब 185 तक, 150 से लेकर के 185 तक इंडक्टर लोड में करंट फ्लो करवा रहा था, और उसके बाद इसका करंट का वैल्यू हो जा रहा था 0। अब हम लोग करने जा रहे हैं कंटिन्यूअस मोड में। करेंगे क्या? ये जो इंडक्टर है, इसको अपना करंट 0 करने में टाइम लगेगा 35 डिग्री से ज़्यादा, इससे लगेगा ज़्यादा। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, आप उतना ही जल्दी कंटिन्यूअस मोड की तरफ बढ़ते जाएंगे। कैसे? देखिए, आपका T1 T2 ऑन हुआ है, फॉरवर्ड बायस कब हुआ है? 30 से लेकर के 150 तक, किक मिला इसको 40 पे। T3 T4 फॉरवर्ड बायस हुआ 210 से 330 तक, और इसको गेट मिला 220 तक। दोनों के ऑन होने में गैप कितना का है? देखो, 150 के बाद ये हो जा रहा था रिवर्स बायस, तो इंडक्टर अपना करंट फ्लो करा के इसको ऑन कर सकता है। 150 के बाद कर सकता है, बोलो हाँ। देखो, हम वेवफॉर्म बना रहे हैं, यहाँ है 30 डिग्री, यहाँ है 40, ये है हमारा 40। ध्यान से देखना बुआ, गम, ये है 40। 40 के पहले T1 T2 ऑन नहीं है, तो हमको मिला आउटपुट में ई। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, माथा दर्द, पेट दर्द, कुछ भी। और 40 के पहले लोड में करंट मिला 0। हो गया? चलिए, 40 के बाद, 40 के बाद ये और ये ऑन हो गया। यहाँ हमको मिला, अगर यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो यहाँ हमको मिला ए, यहाँ मिला सी, मतलब ये वाला वेवफॉर्म मिला। 150 के बाद क्या होगा वो तो देखेंगे। पहले हम कुछ लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं बुआ। ये कितना है? पाई है। ये वाला कितना है? जल्दी बोलो जोर से, कितना है? 210। तो दिख रहा है 30 डिग्री का गैप है बुआ, देखो ना, यहाँ है ना 30 डिग्री का गैप। और ये वाला कितना है? 220। ड्रॉ कर लो, समझना है ना कुछ। तो ये है 210, यहाँ पे कितना है? 210 है, और ये कितना है? 220। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब क्या होगा? 150 के बाद, 150 के बाद इंडक्टर का करंट फ्लो होता रहेगा। इंडक्टर थैरिस्टर T1 T2 को ऑन करेगा अपना करंट 0 करने के लिए। देखो, अगर 150 के बाद, सॉरी 40 के बाद इंडक्टर का करंट धीरे-धीरे बढ़ेगा, बढ़ा रहे हैं धीरे-धीरे। ये 150 के बाद ये होना चाह रहा था रिवर्स बायस, देख लो यहाँ पे। लेकिन इंडक्टर अपना करंट 0 करेगा, इसको ऑन करके, इसको फॉरवर्ड बायस करेगा अपना पोलैरिटी को चेंज करके। देखो, 150 के बाद इंडक्टर का करंट बचा हुआ है, थोड़ा बहुत करंट बचा हुआ है, लेकिन T1 T2 क्या होना चाह रहा था? रिवर्स बायस। इंडक्टर इसको क्या करेगा? जबरदस्ती ऑन करके अपना करंट 0 करेगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं? 150 के बाद इंडक्टर कितना टाइम लेगा अपना करंट 0 करने में, वो समझना है कंटिन्यूअस मोड में। तो यहाँ हुआ क्या? 150, दूसरा जो था रजिस्टर T3 T4 ऑन हो रहा है, कितना पे ऑन हो रहा है? 220 पे। 150 के बाद ये रिवर्स बायस होना चाह रहा था T1 T2, लेकिन इंडक्टर इसको ऑन करेगा।
दोनों के बीच का गैप देखो तो ये 150 पे रिवर्स बायस होना चाह रहा है तो इंडक्टर अपना करंट जीरो करेगा। तो हम ये करने जा रहे हैं कि T3 T4 ऑन होगा 220 पे और यहाँ पे ये रिवर्स बायस हो रहा है 150 पे। दोनों का बीच का गैप कितना है? 70 का है ना? यहाँ 150 पे ये रिवर्स बायस होना चाह रहा है और 220 पे T3 T4 ऑन होगा। दोनों के बीच का गैप कितना है? 70 का। तो हम मांग रहे हैं कि इंडक्टर अपना करंट जीरो करने में यहाँ 70 का गैप आएगा, 70 से ज़्यादा ले रहे हैं, 71 डिग्री का टाइम ले रहे हैं इंडक्टर को अपना करंट जीरो करने में। देखो यहाँ है 150, यहाँ है 220, तो यहाँ पे 221 कोई कहीं आगे होगा, थोड़ा सा आगे होगा, लेकिन जब 220 तक इंडक्टर अपना करंट फ्लो करवा लेगा तो T1 T2 इंडक्टर से कहेगा कि तुम 1 डिग्री के लिए अपना करंट T3 T4 के पास ले जाओ, हमको जबरदस्ती ऑन मत करो, क्योंकि T1 T2 ऑन रहे या T3 T4 ऑन रहे, तुम्हारा लोड में करंट का डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है। तो इंडक्टर भी कहेगा ठीक है, तुम रिवर्स बायस हो जाओ, हम जा रहे हैं अपना करंट लेकर कहाँ? T3 T4 के पास जीरो करने के लिए। देखो यहाँ पे लेके 1 डिग्री के लिए आएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आएगा T3 T4 ऑन हो चुका है, सप्लाई से जुड़ा हुआ है, तो इसका करंट क्या होगा? यहाँ 1 डिग्री के लिए आया था जीरो करने, तो यहाँ पे करंट क्या होगा? फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इसका करंट जीरो नहीं होगा। 221 पे इसका करंट जीरो नहीं होगा, क्योंकि T3 T4 ऑन हो चुका है, तो इंडक्टर का करंट जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर हम लेते 69 डिग्री का टाइम इंडक्टर को अपना करंट जीरो करने में, तो 69 डिग्री का टाइम लेते बुआ 150 का प्लस 69 कितना हो जाता? बोलो, ये 219 ना हो जाता। तो क्या होता? इंडक्टर अपना करंट 219 तक, मतलब यहाँ है 220, 219 यहीं तक फ्लो कराता, फिर 1 डिग्री के लिए इंडक्टर का करंट हो जाता जीरो, फिर ना 220 पे ये ऑन होता T3 T4, 1 डिग्री के लिए आपका इंडक्टर में करंट हो जाएगा जीरो, मतलब लोड में करंट हो जाएगा जीरो, तो वो हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस मोड। लेकिन अगर हम 70 से ज़्यादा ले, 71 ले, 72 ले, 73 ले, तो आपका कभी भी लोड में करंट जीरो नहीं होगा और आपका क्या होगा? हमेशा लोड में करंट फ्लो होता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? थीटा का वैल्यू कितना आया? थीटा का वैल्यू आपका कितना आया? 150 का प्लस 70। जैसे डिसकंटिन्यूअस मोड में थीटा का वैल्यू कितना आ रहा था बुआ? बोलो, 150 का प्लस 35, 185 ना। वैसे यहाँ पे बीटा का वैल्यू कितना आया? 220। और एक दूसरा जो थायरिस्टर T3 और T4 कब ऑन हो रहा है? पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस अल्फा कितना कितना है? 180। अल्फा का वैल्यू कितना है? 40, मतलब 220। तो आपको कंटिन्यूअस मोड होने के लिए आपको कितना चाहिए? बीटा का वैल्यू इससे बड़ा होना चाहिए ना, 71 लिए हैं तब ना कंटिन्यूअस मोड हुआ है, मतलब बीटा का वैल्यू मतलब 221 ग्रेटर देन, अगर पाई प्लस अल्फा होगा कितना? 220, तब आपका होगा कंटिन्यूअस मोड, मतलब कभी भी लोड में करंट का वैल्यू जीरो नहीं होगा। चलिए इसका वेवफॉर्म भी ड्रॉ कर देते हैं, तो क्या होगा? 150 से लेकर के आपका क्या होगा? 220 तक आपका जो है सप्लाई में, यही है, वही हमको मिलता रहेगा। देखो यहाँ है कितना, ये वाला वैल्यू कितना है? ये है आपका 210, ठीक है, 220, कहाँ है? यहाँ है 220, यहाँ से यहाँ तक ये मिला। फिर उसके बाद क्या होगा? T3 T4 ऑन हो जाएगा, फिर हमको T3 T4 मिलेगा, फिर यहीं से यहाँ है कितना? बोलो, ये कितना है? 390, यहाँ 360 ना, 30 डिग्री 390, अब उसमें 10 जोड़ो, 400। देख लो, लोड में कभी भी करंट जीरो नहीं होगा, कभी भी करंट जीरो नहीं होगा, तो यही होगा कंटिन्यूअस मोड। यहाँ पे इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बुआ? यहाँ पे इसका टाइम पीरियड, यहाँ पे भी इसका टाइम पीरियड कितना होगा? पाई ही होगा। यहाँ पे कितना होगा इसका टाइम पीरियड?
पाई होगा। देखो बुआ यही हमारा क्या है कंटीन्यूअस मोड का वेव फॉर्म है। देखो सप्लाई वोल्टेज हमेशा वही है ना। और यहाँ पे करंट कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ये ज़ीरो को टच नहीं किया है। ये करंट ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ज़ीरो को टच नहीं किया है। कभी भी करंट आपका क्या होगा? ज़ीरो नहीं होगा। देखो सप्लाई वोल्टेज वही है आपका। यहाँ पे भी इसका टाइम पीरियड कितना होगा? पाई होगा, चेक कर लेना। टाइम पीरियड पाई। यहाँ पे एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? यही होगा फॉर्मूला, टाइम पीरियड आपका पाई है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? अल्फा से पाई प्लस अल्फा तक इंटीग्रेशन कर दोगे। अल्फा से पाई प्लस अल्फा तक यहाँ पे क्या है? वी जीरो क्या है? वी ए बी के बराबर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी एम साइन ओमेगा टी हो जाएगा। टी ओमेगा टी इंटीग्रेशन कर दोगे, आंसर आ जाएगा इसका। यहाँ पे इसका एवरेज आउटपुट वोल्टेज है कंटिन्यूअस मोड का, यही आएगा आपका आंसर 2 वी एम बाई पाई कॉस अल्फा। चलिए एक टर्म है सर्किट टर्न ऑफ टाइम फॉर डिसकंटिन्यूअस मोड में T1 T2 का देखिए कब होगा। का डिफिनेशन क्या है? एचटीआर में करंट जीरो होने के बाद एचटीआर कब तक रिवर्स बायस है? देखो 150 पे तो ये रिवर्स बायस हो गया था, लेकिन इंडक्टर क्या किया था? 35 डिग्री तक अपना करंट फ्लो करवाया था। मतलब यहाँ पे 180 है, 185 तक, मतलब 185 तक आपको याद है ना? यहाँ पे देखो बना दे रहे हैं। यहाँ ये क्या है? थीटा 1 ये कितना था? 30 डिग्री था और अल्फा कितना था? 40। देखो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जाकर के जीरो हुआ था 185 पे। मतलब बीता है 185, ठीक है। अब उसके बाद इसका करंट जीरो हो गया, क्योंकि इंडक्टर का करंट जीरो हो गया था, तो ये जीरो हो गया इसका करंट। अब उसके बाद ये कब तक रिवर्स बायस है? यहाँ तक। देख लो 185 के बाद यहाँ तक रिवर्स बायस है। ये कितना है? 2 पाई है। यहाँ कितना एंगल है? ये 30 डिग्री। यहाँ से यहाँ गैप कितना? 30। मतलब 2 पाई या प्लस थीटा 1। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना? थीटा। थीटा ना? तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना? 2 पाई प्लस थीटा 1 माइनस बीटा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा टी सी। टी का वैल्यू कितना? 2 पाई या प्लस थीटा 1 माइनस बीटा अपॉन ओमेगा। यहाँ थीटा 1 का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री है एग्जाम्पल के लिए, और बीटा का वैल्यू कितना है? तो 50। चलिए कंटिन्यूअस मोड में भी सर्किट टर्न ऑफ टाइम निकालना है, तो T1 T2 को देखना है आपको। इसका करंट कब ऑन हुआ? 40 पे। 40 पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, 150 तक गया। 150 के बाद इंडक्टर अपना करंट जीरो करेगा इसको ऑन करके। तो इसको ऑन करके कब तक जीरो करेगा? 150 के बाद कितना डिग्री का टाइम लिया था? ये याद है ना? 70 डिग्री का टाइम लिया था। लिया तो 71 डिग्री मान के हम चले थे कंटिन्यूअस मोड में, लेकिन 70 डिग्री तक इसमें करंट फ्लो करवाया और 1 डिग्री के लिए वो कहाँ लेके गया था? T3 T4 के पास। तो इसमें करंट फ्लो हुआ कब तक? 150 प्लस 70 मतलब कितना? 220 तक ना। आज 1 डिग्री के लिए कहाँ करंट चला गया था? T3 T4 के पास। मतलब 220 के बाद इसका करंट हो गया था जीरो। देखो यहाँ है, ये है 220। 220 के बाद इसमें करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है। मतलब 220 है क्या? पाई प्लस अल्फा ना है 220, क्योंकि 220 पे आपका T3 और T4 ऑन हो चुका है। इसका करंट हो गया जीरो कब? 220 पे, मतलब पाई प्लस अल्फा पे। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना? पाई प्लस अल्फा। और उसके बाद ये कब तक रिवर्स बायस है बुआ? यहाँ तक। यहाँ तक है ना रिवर्स बायस? देख लो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 2 पाई प्लस थीटा 1, यही ना पूरा, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना? 2 पाई प्लस थीटा 1 माइनस पाई प्लस अल्फा अपॉन मेगा इक्वल टू टी सी। यही हुआ सर्किट टर्न ऑफ टाइम और कंटिन्यूअस मोड। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।